हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल, यानी हम पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। भाग क्या है आपका तीसरा। इससे पहले मैंने भाग 1 भाग 2 अपलोड कर दिया। तो सब देखते हैं कि जो भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड वेलेजली सबसे पहला अपने, ये तीसरा चौथा पांचवें नंबर का है। तो ये लॉर्ड वेलेजली के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में क्या है, सहायक संधि की जन्मदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक क्या है आपका भारत के गवर्नर जनरल थे ना। देखिए उसकी नीतियों के लक्ष्य में क्या है, और आपका लॉर्ड वेलेजली की नीतियों के लक्ष्य में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य था। उसने कंपनी के हितों की रक्षा, अब कौन सी कंपनी, इन्होंने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हितों की रक्षा के लिए क्या किया, इन्होंने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए, अब इन्होंने क्या ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या सहायक संधि या आपका सहायक संधि की व्यवस्था को भारतीय राज्यों पर आरोपित किया। इन्हें किन पर सहायक संधि इन्होंने ला दी, तो वह भारतीय राज्यों के राजा पर इन्होंने सहायक संधि ला दी। देखिए एक बात है कि जो हम भारत के जो आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या है न्यायपूर्ण नगरीय प्रशासन व्यवस्था को सुधारा। और जो आपका लॉर्ड वेलेजली ने क्या है साम्राज्यवाद है, ये ब्रिटिश साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। इसलिए ये तीनों ने जो मिलकर ना एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थायी सत्ता को पक्का मजबूत बना दिया भारत में। तो आपका लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया है, यहाँ पे आपका साम्राज्यवाद नीति के तहत अपने जो क्षेत्र में विभिन्न राजाओं को मिलाया एवं उनके राज्यों को वो क्या अपने राज्यों में शामिल करते गए। तो ये थी सहायक संधि में क्या है, इसके तहत रियासतों के लिए मुख्य शर्तें थी। अब देखिए इसके तहत इन्हें कौन कौन सी शर्त रखी थी लॉर्ड वेलेजली ने। देखिए अंग्रेजी कंपनी की प्रभुत्व संपन्न शक्ति को स्वीकार करना। अब देखिए हर राजा के पास लॉर्ड वेलेजली ने एक सेना रखी ना। तो मैं आपको आगे डिटेल धीरे धीरे बताऊंगा। अंग्रेजी कंपनी प्रभुत्व संपन्न शक्ति को क्या है स्वीकार करना पड़ता था। यानी आप जब तक लॉर्ड वेलेजली जो सहायक नीति के तहत अपना एक राज्य को जितने भी जो आज्ञा मानना था, वो आपको अंग्रेजी कंपनी की सत्ता के द्वारा ही आपको संचालन करना पड़ता था। आप अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। अपने अधीन किसी यूरोपीय को नौकरी ना देना, यानी जब तक इस सहायक संधि में कोई भी राजा जुड़ा होता था तो अपने मन मर्जी से किसी भी यूरोपीय को वह नौकरी नहीं दे सकता था। ये देखिए किसी भी यूरोपीय को नौकरी नहीं देना था। अपनी विदेश नीति क्या, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों के अधीन कर देना। यानी जो राजा इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वो अंग्रेजों के अनुमति के बिना कोई भी विदेश पॉलिसी को वह क्या करता, अंग्रेजों के अधीन कर देता था। मतलब वो उन्हीं के आदेशों द्वारा मानता था। तो और अपने दरबार में क्या करता था, जो भी राजा इस सहायक संधि को स्वीकार करता था वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, ये ब्रिटिश रेजिडेंट क्या होता है, ये ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ता था। ब्रिटिश रेजिडेंट एक ब्रिटिश सेना का एक टुकड़ा, मतलब एक अधिकारी होता था जो उस दरबार में हमेशा उपस्थित रहता था। वो है आपका ब्रिटिश रेजिडेंट ना। इनके बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को, देखिए अब कंपनी क्या करती थी, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बदले क्या, किसके बदले, सहायक संधि के बदले जो है ना, ये उस राज्य के राजा को यह वादा करती थी कि अगर आपके राज्य में कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये थी आपकी सहायक संधि की जो स्वीकार करने वाले रहे कि कंपनी क्या है, कंपनी गारंटी ले देता कि भाई हम आपकी दूसरे राज्यों के आक्रमण से आपकी रक्षा करेंगे। देखिए अब जो सहायक संधि, क्या आपका जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले वे राजा कौन कौन थे। देखो पहले जो हैदराबाद के निजाम, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की था। तो सहायक संधि न स्वीकार करने से पहले ये फ्रांसीसियों के हाथ मिलाते तथा ये फ्रांसीसियो यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को जो शक्ति को बढ़ाना। लेकिन क्या है, जब ये हैदराबाद के निजाम जब सहायक संधि स्वीकार कर लिया तो देखिए क्या है,
सबसे पहले क्या हैदराबाद के निजाम ने क्या है सहायक संधि स्वीकार किया 1798 में ना, ये आपका 1798 में। उसके बाद जो मैसूर 17 टीपू सुल्तान जो दक्षिण में ना अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु था। तो देखो टीपू सुल्तान ने ना क्या ये अपना सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जब ये अपने श्रीरंगपट्टनम में युद्ध में अंतिम समय मरते वक्त क्या है उसके बाद उन्होंने ये सहायक संधि स्वीकार। तो ये है क्या मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 एवं पेशवा आपका पेशवा 1802 एवं बरार के भोसले 1803। तो ये सब सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा थे। और सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया 1803, बड़ौदा के गायकवाड़, जोधपुर जयपुर भरतपुर बूंदी मरीची, ये आपका भरतपुर हो गया, बूंदी मछेरी, कुशासन के आधार पर शासन को पेंशन देकर ये क्या है अपना सहायक संधि स्वीकार करने वाला। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस सहायक संधि स्वीकार करने वालों में क्या है आपका ग्वालियर के सिंधिया, ये आपका ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़ और जो भरतपुर हो गया और जो क्या पेशवा और अवध और बरार के भोसले, ये सब क्या है छोटे छोटे राज्य के राजा आपस में लड़ते थे, जिससे क्या है ये एक दूसरे को समझ नहीं सकते। इनका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या है वो इन शासन को हड़पने का प्रयत्न किया और उन्होंने इस सहायक संधि के तहत उन्हें अपने अंदर ले लिया। तो क्या क्या जो इंदौर के होलकर हो गया, ग्वालियर के भोसले, गायकवाड़, बड़ौदा गायकवाड़, ये आपस में एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। तो इसका फायदा क्या अंग्रेजों ने उठाया और इन राज्यों पर सहायक संधि लाद दिए। देखिए सहायक संधि में ये होता था कि कोई भी राजा आप अंग्रेजों की अनुमति बिना कोई भी काम नहीं कर सकते और उन्हें अपने जो शासन चलाने के लिए क्या करते थे, एक सेना की टुकड़ी क्या है अंग्रेज लोग उस राजा के पास रखते थे और उसका जो सारा खर्च कौन देता था, वो भी ब्रिटिशों का जो सारा खर्च कौन उठाता था, उस जो सहायक संधि जो अपनाता था जो राज्य के राजा, वो ही उसका पूरा भार खर्च उठाता था। तो ये था सहायक संधि के बारे में जानकारी। अधिग्रहण देखिए कर्नाटक, तंजौर, सूरत और फर्रुखाबाद, किन साम्राज्यों का अधिग्रहण किया गया सहायक संधि के तहत, कर्नाटक, सूरत व फर्रुखाबाद ना। उसके बाद साम्राज्य विस्तार सहायक संधि के अंतर्गत जो लॉर्ड वेलेजी की जो प्रमुख नीति क्या थी, साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य को काफी विस्तार बढ़ाना था। तो ये था साम्राज्य विस्तार में 1799। अब 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई ना, टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक चला। तो देखिए टीपू सुल्तान इस जो सहायक संधि में स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। देखो टीपू सुल्तान का एक ही कथन था कि जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था। तो इस अंग्रेजों के सबसे बड़े जो दक्षिण में शत्रु थे वो है आपका टीपू सुल्तान। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए, तो उन्होंने इससे पहले कहा था कि भेड़ की 100 जिंदगी और शेर की एक दिन की जिंदगी दोनों ही बराबर होते थे। इस प्रकार कहते हुए वो क्या है रणभूमि में लड़ते हुए मारे गए। तो श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई। और दूसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6। तो देखिए जब टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुई, जब अंग्रेजों ने कर्नाटक में प्रवेश किया, तो इतिहासकार ने लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि वहां की जी प्रजा जो बहुत ही खुशहाल थी, यानी टीपू सुल्तान ने काफी अच्छी तरीके से वहां की जो उपजाऊ आर्थिक इकोनॉमीज को काफी अच्छे से मतलब संभाला। ये वहां के जो खेतों खलिहान कोई भी गरीब नहीं था, सभी लोग काफी अच्छे जीवन से खुशहाली जी रहे थे। जब अंग्रेजों ने यह देखा तो वो काफी आश्चर्यचकित थे कि टीपू सुल्तान ने काफी अच्छी तरीके से अपने राज्य साम्राज्य को चला रहा था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम बाजीराव द्वितीय से बेसिन की संधि। देखिए अब बाजीराव द्वितीय से क्या बेसिन की संधि हुई, कब हुई 1802 में। भोसले से क्या है, भोसले से देवगांव की संधि 1803, सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी, वो भी कौन से 1803 में ना। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार देखो, अब लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही ना, जो लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल के पद में थे तभी क्या उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। कब किया आपका 1803 में ना। ये देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हुआ। अब देखो उसके बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, जो आपके सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में क्या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखिए ये आप सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने की भैया, आपका
लॉर्ड वेलेस्ली, देखिए जो उस समय जो सिविल सेवा जो इंडियन काउंसिल सर्विस था, अब तो हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो प्रशिक्षण थे अंग्रेजों को कहाँ किया जाता था, जो इसकी पढ़ाई करते थे वो है आपका आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये था हमारे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में एक और मैं आपको बात बताता हूं। जो लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्य सहायक संधि नीति के तहत क्या किया, उन्होंने भारतीय राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित किया, और उस मैत्री संबंध स्थापित करने पे उन्होंने क्या, उनकी एक सेना की टुकड़ी उनके राजाओं के राज्य में रखनी पड़ती थी, जिसका जो सारा खर्चा कौन देता था, वो राजा ही उठाता था। और ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे करके जो भी खर्चा होता था वो सारा धन उस राज्य से ही वसूलता था। तो यह था सहायक संधि की नीति। तो उसके बाद देखते हैं अब लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस पर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे फिर आया। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में वेलेस्ली। अब देखिए वेलेस्ली की उग्र नीतियों के कारण इसे फिर से भेजा गया इंग्लैंड से। देखना नीतियों के कारण भेजा गया 3 माह में। अब देखो 3 माह वो आया था कि 3 माह में उसकी क्या है, मृत्यु हुई गाजीपुर में समाधि। देखो जो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की जो समाधि किसी किसी बुक में बताते हैं कि वो समाधि स्थल है, लेकिन वहां पे एक मकबरा बनाया गया है। देखिए अब जो लॉर्ड वेलेस्ली तो एक ईसाई थे, मगर ईसाई होने के कारण उनका तो चर्च होना चाहिए, लेकिन मकबरा क्यों बनाया गया ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग सिर्फ जाने कि गाजीपुर यूपी में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थल है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जॉर्ज बार्लो। देखो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई। जॉर्ज बार्लो ने 1805 से 1807 में अस्थायी रूप से वो क्या गवर्नर जनरल पद है। देखिए होलकर से राजपुर घाट की संधि। अब क्यों क्या किया, ये होलकर जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने राजपुर घाट की संधि करी। और वेल्लोर क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु। वेल्लोर में क्या हुआ था, धार्मिक कारणों से सिपाही विद्रोह हुआ था। ये आपका सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। देखिए उस समय क्या हुआ था, जॉर्ज बार्लो के जो शासनकाल में जो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक हुए थे, तो हिंदू सैनिकों क्या है आपका लंबा दाढ़ी, हिंदू सैनिकों क्या है माथे में तिलक लगाना एवं कानों में जो कुंडल की बालियों पहनने पर रोक लगा दिए थे आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने। और क्या क्या जो मुस्लिम सेना को दाढ़ी बढ़ाने में, आप दाढ़ी नहीं बना सकते, तो इस कारण क्या है इनमें सैनिकों में काफी विद्रोह हुआ, जिससे क्या है सर जॉर्ज बार्लो ने इस दमन को दबाने में काफी सफल प्रयास। देखो कहा जाता है कि 1857 तो इनकी क्रांति से पहले ये सबसे पहली क्रांति थी। वेल्लोर में धार्मिक, वेल्लोर कहाँ है आपका तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में है। तो वेल्लोर में धार्मिक कारणों से सिपाही विद्रोह 1806 में। तो कहा जाता है कि आपका जो सिपाही विद्रोह सबसे पहले ये था 1857 के विद्रोह से पहले, लेकिन इतिहासकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये था आपका जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में कौन कौन सा विद्रोह हुआ। उसके बाद है आपका लॉर्ड मिंटो कब से कब थे, 1807 से 13 थे। देखिए जिस समय मिंटो भारत क्या है, जिस समय मिंटो भारत जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, ये देखिए मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय भारत के समस्त राज्यों में 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है 3 वर्गों में क्यों विभाजित था, देखिए प्रथम वर्ग क्या है, निजाम। आपका प्रथम वर्ग आप में निजाम है, पेशवा है, मैसूर है और अवध राज्य थे। क्या प्रथम वर्ग में निजाम, पेशवा, मैसूर और अवध राज्य। दूसरे वर्ग में क्या है, कोटा, आपका ये हो गया कोटा, बूंदी और छोटे छोटे राज्य थे। और जो तीसरे वर्ग में क्या है आपका सिंधिया, भोसले और होलकर राज्य थे। तो मिंटो ने 1809 में जो फारस का जो पुराना नाम है अभी ईरान के क्या शाह के पास जॉन मेलकम को अपना राजदूत बनाकर भेजा। किसे, ईरान के जो शासक है ना आपका क्या है शाह के पास, फारस के शाह के पास जॉन मेलकम को अपना राजदूत बनाकर भेजा। और 1809 में क्या है, फिर 1800 में पंजाब के रणजीत सिंह से क्या है संधि कर ली। पंजाब के रणजीत सिंह काफी उस समय बहुत शक्तिशाली जो उभर कर उत्तर भारत में उभरा था पंजाब के रणजीत सिंह, लेकिन वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके। तो अमृतसर की संधि की, देखिए अमृतसर की संधि की 25 अप्रैल क्या है आपका 1809 को अमृतसर की संधि किसने की, लॉर्ड मिंटो के साथ आपका पंजाब के रणजीत सिंह ने ना।
उसके बाद 1812 में पार्लियामेंट द्वारा, देखिए अब इन्हीं के जो गवर्नर जनरल के समय, किसके, आपका लॉर्ड मिंटो के जनरल समय, जो भारत में क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1813 को चार्टर अधिनियम पारित किया गया। देखिए 1812 ब्रिटिश द्वारा महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट पारित किया गया। देखिए चार्टर एक्ट के बारे में मैं आपको काफी अच्छे डिटेल से आगे क्लास में समझाऊंगा। तो आज के क्लास में आपने ये समझा कि कौन कौन से था। हमने पढ़ा आपका लॉर्ड वेलेस्ली पढ़ा, फिर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ा, उसके बाद लॉर्ड आपका सर जॉर्ज बॉर्ले पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ा। तो एक बार क्यों ना हम फास्ट रिवाइज करें जिससे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल भाग 3 में, उसमें पढ़ रहे हैं हम लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या है, सहायक संधि शुरुआत करने वाले सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे। तो जो भारतीय राजाओं के साथ इन्होंने क्या है, सहायक संधि स्थापित कर उनके राज्य को हड़प लिया। और इनके जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो है अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। तो देखते हैं उसके लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, उसकी नीतियों को लक्ष्य भारत क्या ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। उसने कंपनी की हुई, तो कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या है, सहायक संधि व्यवस्था को भारतीय राजाओं पर क्या है, इन्होंने थोप दिया, आरोपित कर दिया। ठीक है, इसके तहत रियासतों के लिए मुख्य शर्त थी, कौन कौन शर्त थी, अंग्रेजी कंपनी की प्रभुत्व संपन्न शक्ति को स्वीकार करना। मतलब एक जो टुकड़ी होती थे, ये क्या अपने अंग्रेजी राज्यों की प्रभुत्व सत्ता को स्वीकार करती थी। कौन सा, आपका सहायक संधि में जो भी राज्य शामिल होता था। अपने अधीन किसी यूरोपियों को नौकरी ना देना था, अपने अधीन यूरोपियों को नौकरी नहीं देना था। अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को अधीन कर देना, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी क्या है अंग्रेजों के अधीन कर देना। और अपने दरबार में अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, यानी एक सेना की टुकड़ी रखना, जिसमें वह क्या अपने जो सेना के जो सारा खर्च वो जो सहायक संधि स्वीकार करता था वही राज्य ही उसको पे करता था। देखिए इसके बदले क्या, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को क्या है, बाह्य आक्रमण। देखिए अब जो भी राज्य आपका क्या सहायक संधि स्वीकार करता था, तो उसको जो ब्रिटिश साम्राज्य यह वचन देती थी कि कोई भी अगर राज्य आप पे आक्रमण करता है तो उसकी बाह्य आक्रमण से हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये थी सहायक संधि ना। उसके बाद स्वीकार करने वाले सबसे पहले क्या, हैदराबाद के निजाम ने यह स्वीकार किया 1798 में, फिर मैसूर क्या 1799, फिर तंजौर 1799 में, फिर आपका अवध ने भी क्या किया, एक छोटा सा राज्य है यूपी में अवध, 1801 ने भी सहायक संधि स्वीकार किया। देखिए अवध 1801, पेशवा ने 1802 में किया, फिर बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1803, बड़ौदा के गायकवाड़, जोधपुर, फिर जैतपुर, फिर भरतपुर, बूंदी, मछेरी कुशासन के आधार पर शासन को पेंशन देकर अधिकरण किया। ये सहायक संधि के स्वीकार करने वाले राज्य थे ना। उसके बाद अधिकरण में क्या, कर्नाटक हो गया आपका, तंजौर, सूरत व फर्रुखाबाद। देखिए अब साम्राज्य विस्तार में इन्होंने सहायक संधि तक कौन कौन साम्राज्य विस्तार हुए, तो आपको 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या, टीपू की मृत्यु हुई। देखिए 1799 में कौन से टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कहाँ लड़ते हुए, आपका श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए अपने महल में ही शहीद हो गए। कौन, आपका टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6, 1803 और 6 में हुआ था। उसके बाद बाजीराव द्वितीय से बेसिन की संधि हुई। देखिए 1802 में, फिर भोसले से देवगांव, ये आपका भोसले से देवगांव की संधि हुई 1803 में, फिर सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई कब, 1803 में। फिर दिल्ली पर, अब देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, 1803 में। देखिए सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु, सिविल सेवक को जो जिसकी तैयारी आप अभी कर रहे हैं उसकी जो प्रशिक्षण कहाँ होती थी, सिविल सेवकों की प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब की थी, आपका 1803 में ना, 1801 में उन्होंने स्थापना की।
उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस बारे में पढ़ते हैं। 1805 में वेलेजली की उग्र नीति के कारण भेजा गया, 3 माह में क्या है मृत्यु, गाजीपुर में इसकी समाधि है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जॉर्ज बालो। जॉर्ज बालो ने कब से 1805 से 1807 अस्थायी रूप से थे ना ये, होलकर से राजपुर घाट की संधि ना, राजपुर घाट की संधि की वेल्लोर में, क्या वेल्लोर कहाँ है आपका, कर्नाटक में, वेल्लोर आपका तमिलनाडु में ना, वेल्लोर में धार्मिक कारणों से सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। लॉर्ड मिंटो, देखो लॉर्ड मिंटो 1807 से 13, जिस समय लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय जो राज्य क्या 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से, आपका प्रथम वर्ग में निजाम है, पेशवा है और मैसूर और अवध राज्य थे। दूसरे वर्ग में आपका कोटा बूंदी और छोटे छोटे राज्य थे। और तीसरा में क्या है आपका, तीसरा वर्ग में सिंधिया है, तीसरे वर्ग में आपका सिंधिया, भोसले और होलकर राज्य थे। तो ये थे आपका 3 राज्यों में विभाजित थे। उसका मिंटो ने 1800 में फारस के शाह के पास क्या भेजा, जॉन मेलकम को अपना राजदूत बनाकर भेजा। उसके बाद 1809 में इन्होंने पंजाब में रणजीत सिंह से संधि कर लिया और अमृतसर की संधि हुई, तो 25 अप्रैल 1809 को हुई। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या है, महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट पारित किया गया। ये चार्टर एक्ट के द्वारा ही ना जो भारत के संविधान वगैरह ये सब चीज का निर्माण के बारे में बताया गया। तो आज की क्लास में हमारा क्या था, हमने पढ़ा आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, सर जॉर्ज बॉर्ले हो गया, और आपका क्या पढ़े हमने लास्ट में, लॉर्ड मिंटो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ गई। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए कई लोगों ने मुझसे पूछा ये हम लॉर्ड क्यों, जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर, तो ये लॉर्ड का क्या मतलब होता है। देखिए अंग्रेज लोग, लॉर्ड का मतलब होता है महान, मतलब हम अंग्रेज तो शुरू से ही अपने आप को महान बोलते थे। देखिए महान मतलब एकदम अपने आप को भगवान गॉड की तरह मानते थे, इसलिए इन्होंने हर अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते हैं। तो ये आज मैंने बताया कि लॉर्ड का मतलब होता है महान, कि ये महान अंग्रेज भारत में महान थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये तो एक उपाधि दी गई थी उनको, लॉर्ड की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आज की क्लास में बस इतनी ही। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।